ये आज हम लोग 2 अप्रैल का जो फर्स्ट शिफ्ट का पेपर है वो डिस्कस कर रहे हैं। इनऑर्गेनिक में इस बार क्वेश्चंस बहुत अच्छे आए हैं। ओवरऑल पेपर बहुत अच्छा बना है, किसी भी क्वेश्चन में किसी तरह की भी कोई गलती नहीं थी और क्वेश्चन का स्टैंडर्ड अच्छा है। 2-2, 3-3 कॉन्सेप्ट को मिला के एक क्वेश्चन बना हुआ है और क्वेश्चन में बड़ा मज़ा आ गया है करने में। इस क्वेश्चन में लिखा है among SO2, NF3, NH3, XeF2, ClF3 and SF4 द हाइब्रिडाइजेशन। हमको सबसे पहले इसमें हाइब्रिडाइजेशन बताना है, उसके बाद द मॉलिक्यूल हैविंग नॉन जीरो डाइपोल मोमेंट ये देखना है, एंड हाईएस्ट नंबर ऑफ लोन पेयर इलेक्ट्रॉन इन द सेंटर एटम। सेंटर एटम में हाईएस्ट लोन पेयर इलेक्ट्रॉन। इतनी चीजें जहां पर देखने को मिलेंगी वो आपके सवाल का जवाब होगा। ऐसे कई कॉन्सेप्ट को मिला के एक क्वेश्चन बना है, इसको सॉल्व भी इसी तरीके से करना था। आप इसमें देखते हैं सबसे पहले हाईएस्ट लोन पेयर इलेक्ट्रॉन ऑन द सेंटर एटम की बात करते हैं, तो यहाँ पर पहले आपके पास है XeF2, जीनन में 3 लोन पेयर इलेक्ट्रॉन दिखते हैं आपको। ClF3 यहाँ पे 2 लोन पेयर इलेक्ट्रॉन दिखते हैं आपको, और SF4 यहाँ पर आपको 1 लोन पेयर इलेक्ट्रॉन दिखता है, और अमोनिया यहाँ भी आपको 1 लोन पेयर इलेक्ट्रॉन दिखता है सेंटर एटम में, और NF3 यहाँ भी आपको 1 लोन पेयर इलेक्ट्रॉन दिखता है सेंटर एटम में, और SO2 यहाँ पर भी आपको 1 लोन पेयर इलेक्ट्रॉन दिखता है सेंटर एटम में। तो हाईएस्ट नंबर तो ये नहीं हुआ। अब डाइपोल मोमेंट 0 और नॉन जीरो होना चाहिए, लेकिन इसमें सबसे ज्यादा लोन पेयर इलेक्ट्रॉन तो है, लेकिन इसका डाइपोल मोमेंट 0 है, बिकॉज जीनन का जो कंपाउंड बन रहा है वो ये XeF2, 1 लोन पेयर, दूसरा लोन पेयर, तीसरा लोन पेयर, लीनियर और सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर है ये, इसलिए इसके डाइपोल मोमेंट की वैल्यू 0 हो जाएगी, इसलिए ये तो आपका आंसर नहीं होगा। अब बात करते हैं हम ClF3। तो ClF3 में ये एक मॉलिक्यूल बना, नॉन जीरो डाइपोल मोमेंट है, सेंटर एटम पर लोन पेयर इलेक्ट्रॉन भी हाईएस्ट है इसका, और उसके बाद में लोन पेयर इलेक्ट्रॉन इन द सेंटर एटम हाईएस्ट वो भी दिख रहा है, नॉन जीरो डाइपोल मोमेंट भी दिख रहा है। तो उसका हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा इन सब में अगर देखा जाए तो उसका हाइब्रिडाइजेशन ये आपको sp3d दिखाई दे रहा है। सो हाइब्रिडाइजेशन ऑफ दिस इज sp3d, सो sp3d विल बी द आंसर। तो थर्ड ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। ऐसे 3 कॉन्सेप्ट को मिला के ये एक क्वेश्चन बना था, और इन तीनों कॉन्सेप्ट को धीरे धीरे आप पहले समझेंगे, उसके बाद एक एक को डिलीट करते जाएंगे तो आप अपने आंसर पर अपने आप पहुंच जाएंगे। दूसरा क्वेश्चन है इसमें, द मॉलिक्यूल विद फॉर्मूला A4A2 AX4Y हैज ऑल इट्स एलिमेंट्स फ्रॉम P ब्लॉक एलिमेंट। A is the rarest monoatomic non-radioactive form of its group। रेयर गैस जिसको बोलते हैं, मतलब नोबल गैसेस से बात की है, नॉन रेडियो एक्टिव है, इसका मतलब रेडॉन नहीं है, तो हम उसमें जीनन कंसीडर कर सकते हैं। इट फॉर्म्स अ ग्रुप हैज द लोवेस्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी वैल्यू, तो सब जीनन की आयनाइजेशन एनर्जी सबसे कम होती है उस ग्रुप में। अमंग A, X and Y, the element X and Y have the first and second highest electronegativity values respectively among the known elements। जितने भी एलिमेंट्स हैं उनमें सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है आपकी फ्लोरीन की, और उसके बाद एलिमेंट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है आपकी ऑक्सीजन की। मतलब आपका जो X है वो है आपका इलेक्ट्रोनेगेटिव फर्स्ट एंड सेकेंड, ये है आपका फ्लोरीन, और आपका Y जो है Y है ऑक्सीजन, और A है आपका जीनन। इन सब का मिला के एक कंपाउंड बन रहा है XeF4 और O डबल बॉन्ड। इस पर एक लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है, इस पर अगर हम हाइब्रिडाइजेशन की बात करें तो sp3d2 है, स्क्वायर पिरामिडल ज्योमेट्री हो जाएगी इसकी, इसलिए ये सेकंड पार्ट इसका आंसर हो जाएगा। बहुत सुंदर क्वेश्चन है। देखिए इस क्वेश्चन में आपको सबसे पहले ये पहचानना था कि A क्या है, फिर ये पहचानना था X क्या है, फिर ये पहचानना था Y क्या है, फिर उससे कंपाउंड को जज करना है, और फिर उसका आपको हाइब्रिडाइजेशन देखना है, फिर उससे आपको शेप बताना था। बहुत सुंदर क्वेश्चन था। फिजिकल केमिस्ट्री के क्वेश्चन देखिए, बहुत आसान एटॉमिक स्ट्रक्चर क्वेश्चन है, सीधा फॉर्मूले पे क्वेश्चन है।
कह रहा है अकॉर्डिंग टू बोर मॉडल ऑफ हाइड्रोजन एटम विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। बात जरा समझिए, बोर थर्ड ऑर्बिट 9 टाइम्स रेडियस का है, तो इसका मतलब आप समझो कि रेडियस का अगर फॉर्मूला है तो क्या अपने को ये पता है कि जो Rn होता है वो 0.529 n स्क्वायर बाई जेड एंगस्ट्रॉम। तो जेड तो 1 है, हाइड्रोजन है, तो बेसिकली Rn जो है प्रोपोर्शनल टू n स्क्वायर है। क्या भाई, आप देखो एक एक करके समझो। कह रहा थर्ड ऑर्बिट का रेडियस 9 टाइम्स लार्जर देन फर्स्ट ऑर्बिट। सिंपल। अगर आप यहां बात करें कि भाई R3 का वैल्यू, इसको A0 मान ले बेटा, तो A0 इंटू 9 और R1 का वैल्यू A0, देखिए तो क्या तो 9 टाइम सही हो गया। अच्छा, क्वेश्चन में कह रहा है इनकरेक्ट। इसमें क्या हुआ होगा कि पहले ही ऑप्शन लोगों ने टिक कर दिया होगा करेक्ट, क्योंकि बी पॉजिटिव ना, अपन पॉजिटिव सोचते हैं, पॉजिटिव सोच के पहले ही टिक किया और वो गलत हो गया। तो ये आपका करेक्ट है, इनकरेक्ट नहीं है। रेडियस ऑफ 8th ऑर्बिट, देखो 8th ऑर्बिट की अगर बात करें तो 8 का स्क्वायर, यहां 8 का स्क्वायर 64 आएगा। लॉजिक सोचो, बहुत ज्यादा कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है। तो यहां पे 64 आएगा। 4 टाइम्स 4th ऑर्बिट, जब 4th ऑर्बिट करोगे तो 4 का स्क्वायर 16 और 4 टाइम्स 64, ये भी सही हो गया। इसी तरह थर्ड ऑप्शन 6th ऑर्बिट करा। 6th ऑर्बिट का मतलब यहां जब n का वैल्यू आप 6 रखोगे तो 6 का स्क्वायर 36 आएगा। ठीक है भाई, 36 हो गया। करा है 4 टाइम्स लॉन्गर लार्जर देन 4th का स्क्वायर 16 और 16 को जब आप 6 टाइम्स करोगे तो 96 आएगा। देखो तो ये 64 थोड़ी ना आएगा, इसका मतलब यही इनकरेक्ट है, यानी कि थर्ड ऑप्शन। चेक करिए, थर्ड ऑप्शन इनकरेक्ट हुआ। क्या बात समझ में आई? अगला भी चेक कर सकते हो। रेडियस ऑफ 4th ऑर्बिट, 4th ऑर्बिट का मतलब 16, 4 टाइम्स सेकंड, देखो सेकंड का स्क्वायर क्या हो गया 4 और 4 में 4 से मल्टीप्लाई करोगे 16, इसका मतलब ये भी सही है। तो इनकरेक्ट में थर्ड हुआ। क्या बात क्लियर हुई? ये है 54th क्वेश्चन, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का क्वेश्चन है। तीसरा क्वेश्चन, चूज द करेक्ट टेस्ट रेस्पेक्टिव ऑब्जर्वेशंस। कॉपर सल्फेट एसिडिक एसिडिफाइड विद एसिटिक एसिड एंड K4FeCN6, जो चॉकलेट ब्राउन प्रेसिपिटेट बनेगा वो Cu2FeCN6 का बन जाएगा। दैट इज करेक्ट ऑप्शन। पहला ऑप्शन तो करेक्ट है। दूसरा, FeCl3 K4FeCN6 के साथ पर्शियन ब्लू देगा, दैट इज Fe4FeCN6 थ्राइस, ये वाला ऑप्शन भी करेक्ट है। तीसरा ऑप्शन, Zn2 K4FeCN6 neutralized with NH4OH gives white bluish precipitate, that is Zn2 FeCN6, ये भी सही है। चौथा वाला ऑप्शन ब्लू प्रेसिपिटेट, ये गलत हो गया, ब्लू प्रेसिपिटेट नहीं देता है। BaCl2 with K4FeCN6 neutralized with NaOH, पहले तो इस रिएक्शन में ये बनेगा Ba2FeCN6 और इस पर जब हम NaOH की रिएक्शन कराएंगे तो हमको BaOH ट्वाइस मिलेगा, जो प्रेसिपिटेट नहीं है, पार्शियली सॉल्युबल है ये, इसलिए ये आपका आंसर नहीं होगा, इसलिए ये भी गलत हो गया। तो आंसर हो गया आपका ABC। अब हम चेक करते हैं ABC कहां लिखा है। सो दिस विल बी द करेक्ट आंसर। ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 54। बहुत सुंदर क्वेश्चन था, सॉल्ट एनालिसिस का क्वेश्चन है ये। इसमें कॉपर का टेस्ट, आयरन का टेस्ट, जिंक का टेस्ट एक साथ पूछ लिया है। इसके अलावा इसमें बेरियम हाइड्रोक्साइड की सॉल्युबिलिटी के बारे में भी आपको पता होना चाहिए था, तब ये जाके क्वेश्चन पूरा होता। बहुत सुंदर क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है और मल्टीपल कॉन्सेप्ट पर बेस्ड है। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन आया था अबाउट द एरोमेटिक, नॉन एरोमेटिक एंड एंटी एरोमेटिक। क्वेश्चन को ढंग से पढ़ना था। क्वेश्चन में क्या लिखा था? नॉन नहीं लिखा था, नॉट एरोमेटिक लिखा था, तो बस हो गया सिंपल सा क्वेश्चन। द फंडा इज दिस, कौन कौन एरोमेटिक हो सकता है? तो भैया देखो, ये 6 पा इलेक्ट्रॉन है, ये एरोमेटिक होगा। ये वाला 4 पा इलेक्ट्रॉन है, ये एंटी एरोमेटिक होगा। ये वाला 2 पा इलेक्ट्रॉन है, ये एरोमेटिक होगा। ओके, ये वाला 6 पा इलेक्ट्रॉन है, ये भी एरोमेटिक होगा। अगला एग्जाम्पल, अगेन 6 पाई है, ये भी एरोमेटिक होगा। ये तो बहुत फेमस क्वेश्चन है, ये हमारा टैप शेप मॉलिक्यूल है, इसे नॉन बोलते हैं, नहीं चलेगा। ये वाला एंटी था, ये भी नहीं चलेगा। ये 2 पाई था, ये एरोमेटिक था। तो भैया इस हिसाब से आगरा, बॉम्बे, कैलकाटा,
इंग्लैंड और हॉलैंड, ये आपके एरोमेटिक होने चाहिए। लकीली आपके पास में जो ऑप्शन आ रहे हैं वो है आगरा, कैलकाटा, दिल्ली, तो ACDEH एरोमेटिक हो गए, और BFG क्या है बोलो, नॉन एरोमेटिक। हो गया सिंपल, ठीक है ना। इजी क्वेश्चन था यार, GOC का फंडामेंटल। क्वेश्चन नंबर 56। तो बच्चे सोचते हैं भाई क्या ऑप्शन होगा। तो देखो मैंने बोला कि अगर मैं इसमें मान लूं कि बी में कोई गैस है ही नहीं, बिगिनिंग में बी में कोई गैस नहीं है, ठीक है, तो जब बी में गैस नहीं है तो बी का तो प्रेशर 0 ही होगा, तो ये तो सही आ गया। अब ये DQ नॉट इक्वल टू 0 ये क्या होगा, तो बात जरा समझो। अगर ये वैक्यूम है तो P एक्सटर्नल तो 0 है, तो इसका मतलब W इक्वल टू माइनस P एक्सटर्नल DV के हिसाब से तो 0 आएगा, यानी DW नॉट इक्वल टू 0, ये गलत। DU क्योंकि टेम्परेचर मेंटेन्ड है इसलिए डेल्टा U का वैल्यू NCV dt के हिसाब से ये भी 0 आएगा, इसका मतलब ये भी गलत है भाई। DQ क्या फर्स्ट लॉ ये कहता है कि डेल U का वैल्यू Q प्लस W है। अब आप देखो कि डेल U 0 है, W 0 है, तो Q भी तो 0 है, तो DQ नॉट इक्वल टू 0, ये थोड़ी ना DQ तो 0 है, इसका मतलब ये भी गलत है, तो पहला ही आंसर सही हो गया। क्या बात क्लियर हो गई। आसान सा क्वेश्चन था, लेकिन लैंग्वेज इन्होंने अच्छी बनाने की कोशिश की है, मतलब अपन ये नहीं कह सकते कि बहुत खराब क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन बनाया, ठीक है। अगला क्वेश्चन कह रहा कैल्शियम कार्बोनेट में HCl का रिएक्शन कराया, CaCO3 2HCl कैल्शियम क्लोराइड CO2 ये बन गया। कंसीडर द एबव रिएक्शन, व्हाट मास ऑफ CaCl2 विल बी फॉर्म। समझो CaCl2 का मास पूछा है। इफ 250 ml 0.76 मोलर HCl रिएक्ट्स विद 1000 ग्राम ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। तो देखो बेटा बात समझो, कैल्शियम कार्बोनेट में जब 2HCl का रिएक्शन हुआ तो CaCl2 प्लस CO2 प्लस वाटर बन गया। बात जरा समझो, इसका है आपका 1000 ग्राम, यानी 1000 डिवाइडेड बाई 100, तो यहां से 10 मोल आ गए। ओके, कितने आ गए, 10 मोल, ठीक है। इसी तरह अगर हम बात करें कि मोल्स ऑफ HCl क्वेश्चन में कितने दिए हैं, मोल्स ऑफ HCl, तो मोल्स ऑफ HCl कितना दिया है बेटा, 250 ml है, तो 250 को 1000 से डिवाइड कर लेते हैं तो लीटर आ जाएगा, और 0.76 आपका मोलर आ गया, यानी कि इसका मतलब ये हुआ कि जो HCl है, बात जरा समझिएगा, HCl ये हो गया LR, लिमिटिंग रीएजेंट तो HCl हो गया, क्योंकि भैया इसका 10 है, इसका 0.19 है, 1 से 2 लगता है, तो 10 से इसको 20 चाहिए, तो बहुत 0.19 है, बहुत कम है, इसका मतलब HCl LR हो गया। तो हो गया खत्म, मोल्स ऑफ CaCl2 भाई 2 से 1 बनता है, तो ये हो गया 0.19 डिवाइड बाई 2, तो वेट हो गया 0.19 बाई 2 इंटू 111। सॉल्व कर लीजिए, देख लीजिए कितना आएगा, तो 10 पॉइंट समथिंग कुछ आएगा। हाँ, तो ये एक ही ऑप्शन दिया है, 10.545 ऑप्शन। कैलकुलेट करने की भी जरूरत नहीं है, थोड़ा सा लॉजिक लगाओगे ना तो अपने आप आपको इसके आसपास, क्योंकि ऑप्शन बहुत दूर दूर दिए हैं, इसलिए एग्जैक्ट कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं। इसी को बेटा कहते हैं स्मार्ट वर्क ना, क्योंकि आप बैठ के पूरा कैलकुलेट कर रहे हो, जरूरत नहीं है, क्योंकि आसपास कोई आंसर है ही नहीं, सीधे आंसर आ गया। क्या बात क्लियर हो गई। ये क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में देखिए, इन ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस व्हेन पेयरिंग एनर्जी इज ग्रेटर देन स्प्लिटिंग एनर्जी, हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स में पेयरिंग एनर्जी ज्यादा होती है, ये स्टेटमेंट सही है। दूसरा, एंड पेयरिंग एनर्जी इज लेस देन स्प्लिटिंग एनर्जी, दैट इज लो स्पिन कॉम्प्लेक्स और स्ट्रॉन्ग फील्ड कॉम्प्लेक्स, ये भी सही है, मतलब स्टेटमेंट 1 तो करेक्ट है।
In tetrahedral complex, because delta T is less than P, the low spin complex are rarely formed. ये भी बनता है निकल के साथ, अगर हम ये कॉम्प्लेक्स देखते हैं तो इस पे ऐसा कॉम्प्लेक्स बनता है निकल का 2+ कॉम्प्लेक्स जो होगा वो टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स NiCl4 2- अगर लेके चलें तो ये बात भी सही होगा, ये बन सकता है, लेकिन ऐसा टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स बनता है। तो ये भी बात यहाँ पर करेक्ट है। तो दोनों स्टेटमेंट करेक्ट हुए। तो इसमें हम ऑप्शन चूज करेंगे कि कहां कहां पे ऐसा लिखा हुआ है कि दोनों स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट बट स्टेटमेंट 2 इज इनकरेक्ट। दूसरा स्टेटमेंट है बोथ स्टेटमेंट 1 2 आर इनकरेक्ट, ये भी नहीं है, बोथ स्टेटमेंट 1 एंड 2 आर करेक्ट। तो ये वाला आपका आंसर होगा बोथ स्टेटमेंट 1 एंड 2 आर करेक्ट। ये आपने निकल के एग्जांपल से देख लिया और ये तो आपको पता ही है कि स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड, वीक फील्ड लिगेंड यानी हाई स्पिन और लो स्पिन कॉम्प्लेक्सेस कैसे बनते हैं, उसकी बेस्ड पर ये थ्योरी, उस थ्योरी पर बेस्ड ये क्वेश्चन था। डायरेक्ट क्वेश्चन था, अच्छा क्वेश्चन था। एक क्वेश्चन था 59 जो बोला था मोस्ट स्टेबल कौन सा है और लीस्ट स्टेबल कौन सा है, और सबसे इंपॉर्टेंट रेडिकल नेचर से, क्योंकि वो बॉन्ड एनर्जी की बात कर रहा है। अगर आपको पता हो मोस्ट स्टेबल वो जो RHI जो रिजोनेंस करे। अब रिजोनेंस कौन करेगा, तो लकीली यही डॉट है जो पाई बॉन्ड से रिजोनेंस कर सकता है। तो भैया सबसे स्टेबल सेकेंड होना चाहिए, यानी अपना ऑप्शन ये रहा। ठीक है, नाउ पूछा है साथ में लिस्ट स्टेबल कौन है, तो जो रिजोनेंस ना करे, यानी जब ना रिजोनेंस हो ना हाइपर हो ना इंडक्टिव, और इंडक्टिव में भी sp3 sp2 sp लास्ट वाला होना चाहिए। सेट करो sp वाला, ये सबसे परपेंडिकुलर रिजोनेंस नहीं कर सकता। लकी होता पूरा ऑर्डर पूछता तो शायद हमारा आंसर होता 2 3 4 1, पर उसने लकीली पूछा मोस्ट स्टेबल और लीस्ट स्टेबल, तो सबसे स्टेबल ढूंढ लो, सबसे अनस्टेबल ढूंढ लो। इसका मतलब हमारा आंसर यहां क्या आना चाहिए भैया, सिंपल सा 1। The properties that shows irregularity in 4 element of the group 17। ग्रुप 17 सबसे पहले लिख देते हैं फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन और एस्टेटिन। ऊपर के 4 एलिमेंट, यानी यहां से यहां तक की बात की जा रही है। इसमें कोवेलेंट रेडियस ऊपर से नीचे आने पर इंक्रीज होती है, इरेगुलरिटी का कोई सवाल इसमें नहीं पैदा होता। आयनिक रेडियस में कोई इरेगुलरिटी नहीं होती। आयनाइजेशन एनर्जी में कोई इरेगुलरिटी नहीं होती है। लेकिन इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की बात करें तो क्लोरीन की इलेक्ट्रॉन एफिनिटी देन फ्लोरीन देन ब्रोमीन देन आयोडीन होता है। शुरू के 4 में यहां पर इरेगुलरिटी देखने को मिली है, तो दिस विल बी द करेक्ट आंसर। तो यहां पर आपका बी ऑप्शन लिखा है, पीरियोडिक टेबल पर बेस्ड। बहुत नॉर्मल सा क्वेश्चन था और ये आपसे पूछा गया था, इसमें कुछ भी ऐसा मुश्किल नहीं था जो मुश्किल हो सके, तो बहुत आसानी से ये क्वेश्चन आपका सॉल्व हो जाता। नाउ व्हाट अबाउट द बेसिटी ऑर्डर, याद करो इथाइल का ऑर्डर पूछा हुआ है। ए वेरी फेमस स्टेटमेंट ऑफ NCERT, अगर आपको याद हो तो मिथाइल का आंसर होता है 2 1 3, इथाइल का आंसर होता है 2 3 1, एंड अमोनिया। हाइड्रोजन तो और बाद में आएगा क्योंकि वहां लोन पे रिपल्शन होता है। तो हमको केवल देखना था 231, छोटा वाला 213, बड़ा वाला 231, 231। तो बस देखो 231 कहां जीतेगा वो आपका आंसर है। देखो ये 2 है, ये 2 नहीं गड़बड़ है, ये 2 है, ये 2 3 1 231। फिर अमोनिया, यहां तो पता है एक दूसरे का माइनस इफेक्ट लगेगा। पक्का आपका आंसर क्या आना चाहिए था बेटा, सेकेंड। सिंपल डेटाबेस है, बाकी एक्सप्लेनेशन तो बहुत कुछ हो सकता है, पर नो रिक्वायरमेंट, टू द पॉइंट चलने का, आगे बढ़ने का। ये थोड़ा अच्छा क्वेश्चन पुशअप किया था। अमीनो एसिड के रेस्पेक्टिवली कुछ क्वेश्चन है। अमीनो एसिड 16 कैन इजीली अंडरगो डाइमराइजेशन ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ फ्री एसएच ग्रुप। याद करो, दिस इज द ऑप्टिकल का पहला लेक्चर जनरली होता है SH16, हाँ, स्पाइरल हेयर बनने वाला क्वेश्चन। तो आ गया ना, 16 ऐसा अमीनो एसिड होता है, कैसा अमीनो एसिड होता है भैया, उसके अंदर यहां पर एक एसएच ग्रुप होता है। अगर आपको पता हो तो अगर एसएच ग्रुप अवेलेबल है और ऐसा का ऐसा अगर एसएच ग्रुप और आ जाए तो उनके बीच में बॉन्ड बन सकता है, जिसको बोलते हैं सल्फाइड सल्फाइड लिंकेज, जिससे स्पाइरल कैरेक्टर आ जाते हैं। नाउ तो ये तो सही स्टेटमेंट दिख ही रहा है। स्टेटमेंट नंबर 2, ऑल नेचुरल ऑकरिंग अमीनो एसिड एक्सेप्ट ग्लाइसिन कंटेन 1 कार्बन सेंटर। गलत बात है, ऐसे बहुत से हैं जहां पे 2 कार्बन सेंटर होते हैं, जैसे थ्रियोनिन, आइसोल्यूसिन, तो ओनली 1 वाले नहीं मिलेंगे, गलत बात है।
ग्लूटामेस इज ओनली वन, गलत बात है। ग्लूटामिक का भाई कौन होता है, याद करो, एस्पार्टिक एसिड। तो एस्पार्टिक का भी ध्यान रखना था। ऑल नेचुरल ऑकरिंग अमीनो एसिड आर ऑप्टिकली एक्टिव, गलत बात है। खुद ही पंचलाइन बोल रहा ग्लाइसिन नहीं होता। तो कुल मिला के 3 ऑप्शन तो गड़बड़ हैं, इसलिए अपन का आंसर क्या आना चाहिए भैया, सिंपल 1 आंसर आना चाहिए। ओके, (63) क्वेश्चन करा ऑन कंप्लीट कंबशन ऑफ 1 ग्राम ऑर्गेनिक कंपाउंड X गेव 1.46, यानी X में हमने O2 का रिएक्शन कराया तो CO2 और वाटर मिल गया, बहुत बढ़िया। अब लेकिन X में क्या क्या है, कार्बन है, हाइड्रोजन है, नाइट्रोजन है, कुछ नहीं लिखा है। क्योंकि ये बात तो पक्की है, CO2 वाटर मिल रहा है तो कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन होगा या कार्बन हाइड्रोजन होगा। अब कैसे निकालेंगे, देखिए 1.46 ग्राम CO2, तो अगर यहां मोल्स निकालो आप, मोल्स, तो 1.46 डिवाइडेड बाई 44, तो लगभग 1/30 आएगा। चेक कर लेना आप ना, ठीक है। और यहां मोल्स ऑफ वाटर निकालो तो यहां 0.567 डिवाइड बाई 18, लगभग 1/30 ये भी आएगा। तो अगर बात की जाए कि वेट ऑफ कार्बन कितना आएगा, तो 1/30 इंटू 12, कैसे CO2 का मोल जितना होगा उतना ही मोल कार्बन का होगा, एटॉमिक वेट से मल्टीप्लाई किए तो ये आ गया। क्या बात क्लियर है, तो लगभग जो है 0.4 ग्राम ना, 0.4 ग्राम। वेट ऑफ हाइड्रोजन अगर बात करें तो देखो ये वाटर का मोल है 1/30, तो 1/30 इंटू 2 1/15 और इंटू 1, तो ये आएगा लगभग, ये आपको बताऊं ये कितना आएगा, 0.63 ग्राम। बात जरा समझिए, 0.063 ग्राम। अगर 0.063 ग्राम आ रहा है तो यार टोटल ऑर्गेनिक कंपाउंड का तो वेट 1 ग्राम था, तो इसका मतलब पक्का है कि ऑक्सीजन है। तो वेट ऑफ ऑक्सीजन आप देखोगे तो 1 माइनस 0.4 प्लस 0.063 ये आएगा। बात जरा समझो, वेट ऑफ ऑक्सीजन, और वेट ऑफ ऑक्सीजन निकालोगे तो ये लगभग आ जाएगा 0.537। तो मोल्स ऑफ O अगर आप निकालोगे बेटा, मोल्स ऑफ O, तो ये लगभग जो है 1/30 के बराबर ही आएगा। ध्यान सुनिएगा, मोल्स ऑफ O कितना आएगा, 1/30 के बराबर। 1/30 आ गया। तो अगर मैं इंपिरिकल फार्मूला की बात करूं तो देखो, C का वो मोल है 1/30, H का मोल है 2/30 और O का मोल है 1/30। तो क्या इंपिरिकल फॉर्मूला हो गया CH2O। देखो, और अगर CH2O हो गया तो इसका इंपिरिकल फॉर्मूला का वेट पूछा है, तो वेट इसका मास हो गया 30। चेक करिए, तो 30 है कहीं ऑप्शन नहीं। थोड़ा सा कैलकुलेशन है लेकिन हो सकता है क्वेश्चन आराम से, बहुत टफ नहीं है ना। इस तरह क्वेश्चन तो हमेशा ही आता है बेटा। अगला थीम, ये भी अच्छा क्वेश्चन था। पहला थीम है ऑप्टिकली एक्टिव एल्काइल हैलाइड। ऑप्टिकली एक्टिव एल्काइल हैलाइड भैया, 4 कार्बन का ऑप्टिकली एक्टिव केवल 2 डिग्री होता है, यानी ये आपका हो गया ऑप्टिकली एक्टिव एल्काइल हैलाइड। नाउ रिएक्ट विथ हॉट KOH, ठीक है, डिजॉल्व इन इथेनॉल। तो भैया वो कह रहा है कि वो एल्कोहलिक KOH से बात करना चाहता है, कर लो E2, बना लो एल्कीन। पर क्या बोला है, फॉर्म ए मेजर प्रोडक्ट शुड बी सिंसियर, मेजर यानी ट्रांस आना चाहिए, सिस ना आएगा। फिर वो कह रहा है, क्या कह रहा है, विन ब्रोमीन टू गिव द डाइब्रोमो। तो भैया ये आपका बी ऑप्शन हो गया, ब्रोमीन वहां पे जोड़ दीजिए, ये आपका हो गया एंटी एडिशन, ये आपका हो गया सी ऑप्शन। द कंपाउंड CO कन्वर्ट इनटू ए गैस अपॉन रिएक्टिंग विद एल्कोहलिक NaNH2
जब आप NaNH2 से रिएक्शन करते हो, एक्सेस में रिएक्शन होती है और आपको वहां पर गैस इज ए टाइम पास, E2 करना है 2 बार और E2 करने पे एल्काइन मिलता है। खोपड़ी खराब मत करो, एक माहौल दिया गया है। वैसे बता दूं 4 कार्बन तक एल्काइन गैस ही होती है। नाउ during hydration of 18 gram of water is added to 1 mole gas on warming with mercuric sulfate and dilute acid। भाई वो तुमसे पूछ रहा है HgSO4 H2SO4, इसको बोलते कुर्चेरोव रिएक्शन। और कुर्चेरोव रिएक्शन के अंदर आपको पता होना चाहिए पहले इनॉल बनता है और मेजर प्रोडक्ट में कीटोन आता है जिसका IUPAC नेम होता है ब्यूटेन टूऑन। तो भैया ब्यूटेन टूऑन पे आंसर देना था। अब एकदम मतलब बकवास तरीके से सोल्व करना होता। लास्ट लाइन पढ़ लेते, गेम सेट था वार्मिंग विथ मर्क्यूरिक सल्फेट एंड डाइल्यूट एसिड। ये हिंट दे रहा है कि बनता है कीटोन। एक ही ऑप्शन है, तुक्का मार के भी पहुंच सकते थे अगर पूरा क्वेश्चन सोल्व नहीं करना होता तो। ये देखिए, ये थोड़ा क्वेश्चन अच्छा भी कह सकते हैं, थोड़ा मतलब थोड़ा सोचना पड़ेगा आपको। विच ऑफ द फॉलोइंग ग्राफ करेक्टली रिप्रेजेंट द प्लॉट्स ऑफ KH। देखो KH कैसे निकालते हैं, हेनरी लॉ ये कहता है KH इंटू एक्स गैस होता है, हेनरी लॉ ये कहता है। अच्छा देखो प्रेशर का वैल्यू दिया 1 बार फिक्स्ड, तो ये कांस्टेंट हो गया, तो KH इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एक्स गैस हो गया। सोचो, और हीलियम की सॉल्युबिलिटी सबसे कम होती है, याद करो। क्या आपने रियल गैस में पढ़ा होगा, हाइड्रोजन और हीलियम हमेशा पॉजिटिव डेविएशन शो करते हैं, इसका मतलब हीलियम की सॉल्युबिलिटी सबसे कम है। तो अगर हीलियम की सॉल्युबिलिटी सबसे कम है तो KH हीलियम का सबसे ज्यादा है। तो अब KH हीलियम का सबसे ज्यादा है, ये आप चेक कर लो, ठीक है। तो KH हीलियम का ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता, ये देखो। और ये ध्यान रखना, पहले जब टेम्परेचर बढ़ाते हैं, देखो जब हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो सॉल्युबिलिटी घटती है, तो टेम्परेचर बढ़ाने से KH क्या होता है, बढ़ता है। तो यहां देखिए आप, ये देखिए बढ़ रहा है, इसका मतलब यही आंसर है लॉजिक के साथ। यहां क्या होता, KH घट रहा था, बस ये गलत हो गया। तो ये आपको थोड़ा सा लॉजिक लगाना था, उससे आपका आंसर बहुत आसानी से आ जाता। ये क्वेश्चन है, given below are the two statements, the metallic radius of aluminium is less than that of gallium। गैलियम की एटॉमिक रेडियस कम होती है, एल्यूमिनियम की नहीं। तो पहला स्टेटमेंट तो आपका गलत हो गया। दूसरा स्टेटमेंट, द आयनिक रेडियस ऑफ Al3+ इज लेस देन Ga3+। आयनिक रेडियस में ऐसा कुछ भी वेरिएशन नहीं होता है। यहां गैलियम का साइज d ऑर्बिटल के प्रेजेंस के कारण उसका कॉन्ट्रैक्शन होता है, d ऑर्बिटल कॉन्ट्रैक्शन के कारण साइज छोटा हो जाता है, इसीलिए पहला स्टेटमेंट गलत हो गया और दूसरा स्टेटमेंट सही है। अब हम यहां देखते हैं पहला स्टेटमेंट सही और दूसरा गलत कहां लिखा हुआ है, वो वाला आपका आंसर हो जाएगा। स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट बट स्टेटमेंट 2 इज इनकरेक्ट। ये तो गलत हो गया, पहला स्टेटमेंट इनकरेक्ट है, द स्टेटमेंट 1 इज इनकरेक्ट बट स्टेटमेंट 2 इज करेक्ट। तो ये वाला आपका आंसर हो गया। तो सेकंड पार्ट विल बी द करेक्ट आंसर। पीरियोडिक टेबल पर बेस्ड क्वेश्चन था ये। एटॉमिक रेडियस के इर्रेगुलर ट्रेंड्स में बोरॉन फैमिली का एक ट्रेंड आता है जो बड़ा कॉमनली पढ़ाया जाता है और एनसीईआरटी पर बेस्ड क्वेश्चन है, बहुत आसानी से आपसे हो सकता था ये। अगला क्वेश्चन कह रहा है इफ इक्वल वॉल्यूम ऑफ AB2 एंड XY aqueous solution are mixed, which of the following combination will give precipitate of AY2। अरे भाई प्रेसिपिटेशन कौन सा होगा, बहुत आसान। क्या अगर QSP of AY2 ग्रेटर देन KSP of AY2 हो जाए, बस प्रेसिपिटेशन हो जाता है, यही कॉन्सेप्ट है। ठीक है, अब देखो AY2 मतलब QSP कैसे निकालोगे, देखो QSP लिखोगे बेटा A+2 y माइनस का स्क्वायर। ये देखो ये है आपका QSP। तो यहां देखो इक्वल मोल और है, इक्वल वॉल्यूम और है, तो यहां AB2 तो 2 × 10⁻⁴, तो A का कंसंट्रेशन हो जाएगा 2 × 10⁻⁴ डिवाइडेड बाई 2। 2 क्योंकि है वॉल्यूम डबल हो गया तो कंसंट्रेशन आधा हो गया। और y माइनस का देखो कहां से आएगा, ए ऑप्शन में यहां से 0.8 × 10⁻³ तो 0.8 × 10⁻³ का स्क्वायर। चेक करिए कितना आएगा, ये आएगा 10⁻⁴
ये आ गया बेटा 0.4 का स्क्वायर 0.16 इंटू 10 की पावर -6, तो यहां से आ गया 1.6 इंटू 10 की पावर -11, बहुत कम आ गया। KSP देखो, इसका मतलब इसमें तो नहीं होगा। बात समझो, थोड़ा सा लॉजिक लगाते हैं। 10 की पावर -7 है, 10 की पावर -7 से ज्यादा आना चाहिए। तो अगर मैं बात करूं, इधर को देख लो, ये क्लियर दिख रहा है। इसका आधा करोगे तो 10 का पावर -2, इसका आधा करोगे तो 10 का पावर -2, 10 का पावर -2 का स्क्वायर करोगे 10 का पावर -4, और 10 का पावर -4 इंटू 10 का पावर -2, 10 का पावर -6, और 10 का पावर -7 ज्यादा आ गया। यही आंसर है, चेक कर लीजिए, लॉजिक के साथ लगाइए, बिना कैलकुलेशन का आंसर आ जाएगा। भाई QSP ग्रेटर देन KSP लाना है, सारे आप चाहो तो सारे ऑप्शन चेक करके देख लो कि किस ऑप्शन में QSP का वैल्यू KSP से ज्यादा आ रहा है। ये सब क्लास नोट्स के क्वेश्चन है, सारे आप नोट्स देखोगे सब यही क्वेश्चन क्लास में कराए थे। वेनिलीन, याद है वेनिला आइसक्रीम के नाम से जिक्र किया जाता है, उसी पर क्वेश्चन पुटअप किया गया है। वेनिलीन विल रिएक्ट विथ NaOH, या क्योंकि एसिड बेस हो रही है, एंड ऑल्सो विथ टोलेंटेज, क्योंकि एल्डिहाइड ग्रुप टोलेंटेज देता है। यानी हमारा स्टेटमेंट नंबर 1 सही जा रहा है। नाउ वेनिलीन अंडरगो सेल्फ एल्डोल, हो ही नहीं सकता, क्योंकि सेल्फ एल्डोल के लिए अल्फा चाहिए, और हमारे इस एग्जाम्पल के पास अल्फा है ही नहीं। तो सीधी सी बात है, आपका ये रास्ता खत्म। स्टेटमेंट नंबर 2 1 गलत है। अब ठीक है, 1 सही 2 गलत, तो ढंग से पढ़ लो, 1 2 दोनों सही नहीं हो सकता। 1 इज करेक्ट बट स्टेटमेंट 2 इज इनकरेक्ट, तो पक्का अपन का आंसर क्या आना चाहिए भैया? सेकेंड। हो गया। अगला, कंसीडर द फॉलोइंग मॉलिक्यूल। क्या पूछा है? रिएक्ट ऑफ हाइड्रोलिसिस, शायद रट्टाफिकेशन के नाम पे आपको पता हो। एसाइल हैलाइड, एनहाइड्राइड, एल्डिहाइड, कीटोन, एस्टर और एमाइड, ये आपका रिएक्टिविटी ऑर्डर है। पंच लाइन है, गगनार में पढ़ाते हैं, LH में पढ़ाते हैं। तो भैया सिंपल, एसाइल हैलाइड, एनहाइड्राइड, एल्डिहाइड, कीटोन, एस्टर, एमाइड, ABCD या PQRS। वेयर इज द PQRS? हो गया आपका क्वेश्चन सोल्व। ओके, देखिए, करा सोल्यूशन इज मेड बाय मिक्सिंग 1 मोल वोलाटाइल लिक्विड A, 3 मोल वोलाटाइल लिक्विड B, वेपर प्रेशर ऑफ प्योर A दिया है, और दैट ऑफ सोल्यूशन 500 दिया है। बहुत बढ़िया। तो बेटा PS का वैल्यू कितना यार, ये तो बहुत आसान क्वेश्चन है। लोग कहते केमिस्ट्री बहुत टफ है, कहाँ टफ है बेटा? ठीक है, PS का वैल्यू 500 दिया है, बहुत बढ़िया। A का कितना था बेटा? 1 मोल, तो 1/4 इंटू 200 प्लस 3/4 इंटू P0B, तो यहां से कितना हो गया? 50, तो 450 इंटू 4/3 P0B। यहां से P0B की वैल्यू 600 आ गई। देखिए, यानी B का प्रेशर कितना आ गया? 600। अच्छा, A का प्रेशर था 200, तो ज्यादा वोलाटाइल कौन हुआ? B इज मोर वोलाटाइल, जिसका वेपर प्रेशर ज्यादा वो वोलाटाइल नेचर ज्यादा। तो यानी क्या पूछा था? वेपर प्रेशर ऑफ प्योर बी एंड लीस्ट वोलाटाइल, तो लीस्ट वोलाटाइल कौन हुआ? A। तो आंसर ये देखिए, हाँ, ट्रांजिशन मेटल among manganese, chromium, cobalt, iron has highest standard electrode potential. Highest standard electrode potential for M3+ to M2+, ये कोबाल्ट के लिए होता है। NCERT का क्वेश्चन है, D ब्लॉक का क्वेश्चन है। D ब्लॉक में NCERT में एक टेबल बना के दिया हुआ है, उसमें ये वैल्यूज लिखी हुई हैं। कोबाल्ट के लिए ग्राफ बना के दिया हुआ है, उससे आप इसको क्वेश्चन को लिया गया। कोबाल्ट का स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल जो है वो हाईएस्ट होता है, और द मेटल कॉम्प्लेक्स आयन M, आपके पास M को ले लीजिए कोबाल्ट, और यहाँ पे लेते हैं हम CN6 और यहाँ लिखते हैं 4-। इसका मतलब कोबाल्ट में 2+ चार्ज है। द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन द EG ऑर्बिटल्स, अगर मैं ऐसा कहूं कि यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कोबाल्ट का 3D7 4s2 है,
और आप ये जानते हैं कि कोबाल्ट 2 प्लस में इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 3d7 4s0 हो जाएगा, तो 7 इलेक्ट्रॉन को मुझे इस पे भरना है। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे ये D7 है और ये यहाँ पर स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, तो 1 2 3 4 5 6 और एक 7, तो EG सेट में ये वाला आपका T2G सेट है और ये वाला आपका EG सेट है। तो इसमें पूछा है द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन द EG ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स इज 1, जो आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है। तो इस तरह से ये क्वेश्चन प्योरली कोऑर्डिनेशन पर बेस्ड है। दो कॉन्सेप्ट को फिर मिला के एक क्वेश्चन बनाया गया है। इसमें आपके कॉम्प्लेक्स को पहचानना था, उसका हाइब्रिडाइजेशन बनाना था, CFT को इंक्लूड किया है और इलेक्ट्रोड पोटेंशियल वैल्यू यानी डी ब्लॉक को भी इंक्लूड किया है। तो डी ब्लॉक और कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री दोनों को मिला के इस क्वेश्चन को बनाया है। बहुत सुंदर क्वेश्चन है, दो कॉन्सेप्ट पर बेस्ड है। दोनों अलग अलग कॉन्सेप्ट हैं, दोनों को मिलाइए, सोचिए सवाल को, फिर उसको आंसर कीजिए। ये देखिए अगला क्वेश्चन, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, ये बहुत बढ़िया शानदार क्वेश्चन है। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का बहुत परफेक्ट क्वेश्चन बनाया गया। कंसीडर द फॉलोइंग इलेक्ट्रोकेमिकल सेल एट स्टैंडर्ड कंडीशन AU सॉलिड। ये आप समझ नहीं आएगा लोगों को AU सॉलिड क्यों लिखा है। बेटा क्या होता था कि जैसे कोई कंपाउंड होता था तो हम लोग बोलते थे कभी भी सेल बनाना है तो जिस मेटल की रॉड हो उसी का सोल्यूशन हो, बट ऐसा तो हो ही नहीं सकता क्योंकि ये तो कंपाउंड है, इसका रॉड नहीं बन सकता। तो इसमें क्या करते हैं, जैसे प्लैटिनम का रॉड लेते थे, उसमें एड्सॉर्ब कराते थे स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, उसीलिए AU लिखा। AU में इसने एड्सॉर्ब कराया है इसको। तो बात जरा समझो। अच्छा ये आपको देखो, ये बाय डिफॉल्ट ये एनोड हो गया और ये कैथोड हो गया, ये तो बात क्लियर है, ठीक है। इसका मतलब ये कैथोड लिखा है, इसका मतलब हमारा जो सेल रिएक्शन होगी वो ऐसे होगी। QH2 है बेटा, ये QH2 से Q2H प्लस 2 इलेक्ट्रॉन और इसका E0 होगा माइनस का 0.7। इसी तरह कैथोड की रिएक्शन होगी 2Ag प्लस 2 इलेक्ट्रॉन गिव्स 2Ag सॉलिड और E0 दिया है क्वेश्चन में 0.8। अब इन दोनों को ऐड अगर आप कर दो तो क्या फाइनली बनेगी, देखो QH2 2Ag प्लस से Q2H प्लस 2Ag सॉलिड, ओके। और E0 सेल जो होगा वो आ जाएगा 0.1 वोल्ट। क्लियर है। अगर मैं इसमें नष्ट इक्वेशन लगाऊं, देखो E सेल भी दिया है क्योंकि E इक्वल टू E0 माइनस 0.06/2 लॉग ऑफ H प्लस का स्क्वायर बाई Ag प्लस का स्क्वायर, ठीक है। E सेल दिया था 0.4, E0 0.1, ये 0.06 लॉग ऑफ H प्लस बाई Ag प्लस 1 मोलर दिया है। तो ये ऐसा क्यों हो गया, ये पावर 2 है, बाहर आके 2 को खत्म कर दिया। तो यहाँ 0.3 डिवाइड बाई 0.06 इक्वल टू लॉग ऑफ H प्लस, क्योंकि Ag प्लस 1 मोलर हो चुका है। यहां से बात क्लियर। तो आप यहां से देखो यहां से क्या हुआ, यहां से आप देखो बेटा 0.3 इसको सॉल्व कर लेंगे तो यहां से 30/65 आ जाएगा ना। तो यहाँ H प्लस का वैल्यू आ जाएगा 10 की पावर -5। अच्छा अब ये बात समझो, ये H प्लस आ कहां से रहा, ये आ रहा है अमोनियम सॉल्ट की हाइड्रोलाइसिस से। कैसे, जो अमोनियम NH4X है ना वहीं से आएगा। तो इसके हाइड्रोलाइसिस से क्या हुआ होगा समझो। आयनिक इलेक्ट्रो, बहुत बढ़िया एडवांस का क्वेश्चन है, बेसिकली एडवांस में आते हैं इस तरह क्वेश्चन, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। ये आ गया। इसका KH होगा KW/KB, इसका कंसंट्रेशन है 0.01, यहां से X गया, ये X बना, ये X बना। तो आप क्या करिएगा, यहां से आप देखो कि KW/KB का वैल्यू X स्क्वायर बाई 0.01 माइनस X। अच्छा X का वैल्यू ध्यान रखना 10 की पावर -5 है, तो यहां 10 की पावर -14 KB 10 की पावर -10 हो गया स्क्वायर, 0.01 माइनस 10 की पावर -5, तो ये तो निगलेक्ट हो गया। तो यहां से आ गया KB का वैल्यू 10 की पावर -6। देखो 16 और -2 14, 2 2 16 और 10 6, हाँ। तो
पी के बी का वैल्यू हो गया 6। ये आंसर है। तो आंसर इज 6। अच्छा क्वेश्चन, वेरी बढ़िया, मजा आ गया। आयनिक इलेक्ट्रो को मिलाया, शानदार क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चन बेटा एडवांस में आते हैं, लेकिन इस बार इसने अच्छा काम किया जेईई में ने। बढ़िया क्वेश्चन। देखिए 73 नंबर क्वेश्चन करा फॉर द रिएक्शन ए से प्रोडक्ट। देखो टी हाफ और ए नॉट, याद करो टी हाफ ए नॉट स्ट्रेट लाइन, टी हाफ इक्वल टू ए नॉट बाई 2k होता था जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए। इसका मतलब रिएक्शन का ऑर्डर जीरो है, ये बात तो पक्की हो गई। ठीक है, अच्छा स्लोप दिया है, अगर यहां टी हाफ देखोगे तो बेटा यहां स्लोप तो 1/2k है, जिसका वैल्यू गिवन है 70 पॉइंट, बहुत अजीब सा नंबर देता है यार, 76.92। तो यहां से k की वैल्यू निकल आएगी 1/2 इंटू 76.92, k आ गया। ठीक है, अब करा था कंसंट्रेशन ऑफ ए 10 मिनट, तो a इक्वल टू ए नॉट माइनस एक्स। ये लो, वो आसान है, कुछ है नहीं। ए नॉट का वैल्यू कहीं दिया होगा, स्टार्टेड विद 2.5 माइनस के का वैल्यू देखो कैसा अजीब सा दिया है, टी का वैल्यू 10। अब इसको आपको क्या करना है, सॉल्व करना है भाई। इसको तो मैं कुछ नहीं कर सकता, तो इसको सॉल्व करोगे तो ये आएगा 2.4349, ये देखो। और इसको 10 की पावर -3 में ले जाना है, तो इसको थोड़ा सा अपन क्या करेंगे, देखो इसका जो a आएगा वो आएगा 2.43, सॉरी ये आएगा 2434.9 इंटू 10 की पावर -3। तो अब अप्रॉक्स तो करना ही पड़ेगा, तो 2435 इंटू 10 की पावर -3, तो ये आंसर हो गया। यानी यहाँ पे 2435 आंसर है। देखिए ये आंसर है भाई। अच्छा था, मतलब बहुत टफ भी नहीं था, बहुत आसान भी नहीं था। अगला क्वेश्चन केमिकल इक्विलिब्रियम का है। कंसीडर द फॉलोइंग इक्विलिब्रियम CO गैस 2H2CH3OH 0.1 मोल CO along with a catalyst is present in a 2DM cube का मतलब 2 liter maintained at 500 Kelvin. Hydrogen is introduced in the flask until the pressure is 5 bar and 0.04 mole of methyl alcohol is formed. इक्विलिब्रियम प्रेशर करा, जब तक ऐड करते रहे हाइड्रोजन को, जब तक भाई हाइड्रोजन ऐड करोगे रिएक्शन होगी, हाइड्रोजन ऐड करोगे रिएक्शन होगी, जब तक प्रेशर 5 बार नहीं हो गया तब तक चलते रहे। इसका मतलब 5 बार पे इक्विलिब्रियम आ गया है। ठीक है, केपी नॉट पूछा है, तो यार केपी नॉट पूछा है तो देखो बेसिकली क्या है कि केपी नॉट जो है पार्शियल प्रेशर ऑफ मिथाइल एल्कोहल, पार्शियल प्रेशर ऑफ CO, पार्शियल प्रेशर ऑफ H2 का स्क्वायर। देखो ये है बेसिकली। ठीक है, तो अब बात जरा समझो, 0.1 मोल CO दिया, तो सबको प्रेशर में चेंज कर लेते हैं ना। देखो अगर मैं बात करूं पार्शियल प्रेशर ऑफ CO, तो यहां पे PV इक्वल टू nRT, तो n कितना दिया है 0.1 RT/2, चेक करो तो RT/20, ये आ गया पार्शियल प्रेशर ऑफ CO। पार्शियल प्रेशर ऑफ मिथाइल एल्कोहल की अगर मैं बात करूं तो 0.4 मोल दिया था, कितना मोल दिया था बेटा देखना जरा, 0.04, तो 0.04 RT/2 यानी कि 0.02 हो गया 0.1/50 RT। और मैं बताऊं R का वैल्यू भी दिया है 0.08, T का वैल्यू 500, तो RT का वैल्यू निकाल के देखो 40 है। RT का वैल्यू कितना है 40, तो यहां से आ जाएगा 2 बार, यहां से आ जाएगा 40/50 0.8, ये देखिए। लेकिन ध्यान रखना ये इनिशियल प्रेशर है, तो बात जरा समझते हैं क्या हुआ इसमें। CO + 2H2
CH3OH 2 माइनस P, इसका कुछ भी प्रेशर रहा होगा और ये 0.8 है, तो इसका मतलब यहां से P का वैल्यू तो 0.8 है, तो बात पक्की हो गई, ये P0 माइनस 2P होगा। P0 कितना था हमें पता नहीं है, P का वैल्यू 0.8 है। तो यानी ऐसा देखो कि अगर मैं बात करूं एट इक्विलिब्रियम, तो इक्विलिब्रियम में 5 का वैल्यू पार्शियल प्रेशर ऑफ CO, पार्शियल प्रेशर H2, पार्शियल प्रेशर मिथाइल एल्कोहल, ये बात तो समझ में आती होगी भाई, सबका सम है। पार्शियल प्रेशर है 1.2, कैसे 2 में से 0.8 निकला होगा, पार्शियल प्रेशर H2 पता नहीं है, और ये आपको वैल्यू पता है पार्शियल प्रेशर की 0.8, चेक करिए। तो यहां से पार्शियल प्रेशर ऑफ H2 की वैल्यू 2.3 आ गई, चेक करिए। तो जो Kp0 का वैल्यू है वो आ गया 0.8, 1.2, इधर आ गया 3 का स्क्वायर, चेक करिए। तो यहां से 2/27, चेक करिए, और 2/27 आप सॉल्व करोगे ना तो 0.0740 समथिंग आएगा। तो यानी कि इसको आप लिख सकते हो 74 इंटू 10 की पावर -3। तो यही पूछना चाह रहा था शायद, देखो क्वेश्चन में क्या पूछना चाह रहा था, Kp0 इज 10 की पावर -3 के पहले क्या होगा, तो 10 की पावर -3 के पहले की अगर मैं बात करूं तो ये 74, तो आंसर इज 74, चेक करिए, आंसर इज 74। क्या भाई बात क्लियर है? Yeah. 0.1 mole of following given antiviral compound will weight कितना होना चाहिए, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। 0.1 मोल दिया गया और 10 की पावर -1 ग्राम में हमको आंसर देना है, और इसका कुछ भी तरीका होगा, बस एंटीवायरल लिख के छोड़ दिया है और साथ में आपको मोल के वेट दे रखा है। सच बताऊं तो एक क्वेश्चन कैलकुलेशन बेस्ड हो गया, कोई बात नहीं, करेंगे, अब आया है तो करना तो पड़ेगा ना। चलिए क्या ऑप्शन होगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, कार्बन कितने हो गए 9। चलिए ऑक्सीजन चेक कर लेते हैं, 1 2 3 4 5, ऑक्सीजन आएगा 5। एन चेक कर लेते हैं, एन आएगा 1 2 N2 आएगा, ठीक है। चलो आगे क्या है, एक आयोडीन आ रहा है तो आयोडीन हो गया, एक फ्लोरीन आ रहा है, एक फ्लोरीन हो गया, अब बचता है H। अब दिमाग लगाओ, या तो H कैलकुलेट करना सीखो, मैं तो चाहता हूँ डिग्री ऑफ अनसेचुरेशन का फ़ायदा उठाओ, क्योंकि वो हिंट बहुत काम आता है ऐसे क्वेश्चनों के लिए। कैसे भैया, C9 तो 9 + 1 10, ये आपको पता है, माइनस H + X - N/2, ये वाला फंडा अगर आपको याद हो तो ये क्रॉस चेक करने में बहुत काम आता है अगर अपन इस क्वेश्चन को इस फॉर्मेट के रूप में यूज़ करें। ये भी एक तरीका होता है डिग्री ऑफ अनसेचुरेशन चेक करने का। क्यों? क्योंकि मेरे हिसाब से इस कहानी में 9 है, तो याद करो क्वेश्चन देख के लग रहा है DB, देखो 1 रिंग 2 रिंग 3 रिंग 4 रिंग और 5 रिंग, यानी आपके पास 5 ऑप्शन आ रहा है। इतना समझ में आता है? तो DB आपकी कितनी आ रही है बोलो, 5। इसको देख के आप H निकालो, क्योंकि पता है X आपके पास ऑलरेडी 2 दे रखा है, N आपका ये भी 2 ये भी 2, तो ये वाला 0 हो गया, तो इसका मतलब 5 और ये आएगा 10, यस और नो। इसके सिवा ये वाला ऑप्शन पूरा H मुझे पता नहीं, H/2 आपका आंसर है। तो भैया जुगाड़ लगा लो, आंसर आ जाएगा। या तो ऐसे सोल्व कर लो, या फिर आप ऐसे भी सोल्व कर सकते हो, जो मैं कलरफुल तरीके से समझाना चाहूँगा। कैसे, देखो एक यहाँ पर एक आएगा, 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 यहाँ पर 2 आएगा, यहाँ पर एक आएगा, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, कैसे भी करके ये आपका ऑप्शन हो गया, बस आपका गेम सेट हो जाएगा। अब आपको यहाँ पर क्या करना है, हम उस पर बात कर लेते हैं। क्या, 9, तो याद करो 12 9 ज़ा 108, ऑक्सीजन कितना था बेटा 5, तो 16 5 ज़ा 80, अगला था 2, तो 14 2 ज़ा 28, आई कितना था 127, एफ कितना है, एफ कितना है, एफ कितना है 19, ये कितना है 10। सबको जोड़ जाड़ के आपका आंसर दे दो, आपका आंसर आ जाएगा। तो
तो भैया कितना आ गया, ये आपका हो गया 8 8 16, ये आपका हो गया 3 3 के बाद 8 और 3 11 12 13 14 15 16 17 का 7 हासिल 1 और ये आपका 372। नाउ क्वेश्चन बहुत ज़रूरी है, 0.1 मोल एंड 10 की पावर -1 ग्राम। तो भैया अगर मैं 0.1 से मल्टीप्लाई करूं और फिर वापस 10 की पावर मार, तो ये कितना हो गया 37.2। ये सबसे गंदी वाली गलती जो बच्चे करते हैं, फिर उसका 10 की पावर -1 ग्राम, तो भैया टोटल आंसर वही आएगा। एम ही गोली दे रहा है वो तुमको, सिंपल। ये आपका कंप्लीट होता है ओसी का। बाय बाय।